Hello students, I am Dr. Nupur Sadda and in this video we are going to study about the transpirational pull and the ascent of sap. देखिए ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है? इट इज द फोर्स विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और ये ट्रांसपिरेशनल पुल किसकी तरह काम करता है? एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है फॉर द असेंट ऑफ सैप थ्रू द जाइलम। Now what is ascent of sap? Ascent of sap is the upward conduction of the water in the form of dilute solution through xylem against the gravitational force. Gravitational force के against जो है water का conduction हो रहा है through xylem in the form of dilute solution. इसे हम क्या कहते हैं? Ascent of sap. और ये जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन थ्रू जाइलम, तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं जाइलम सैप। क्लियर? नेक्स्ट जो आपको इसमें ध्यान रखना है, दैट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द असेंट ऑफ सैप इज द ट्रांसपिरेशनल पुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। We have also done the comparative study between the active and the passive absorption। और आपको याद हो तो मैंने बताया भी था, जो active absorption है वहाँ पर main force क्या है? That lies in the root. It is the root pressure, which is the positive pressure. Clear? It also help in the absorption of water but up to small heights. Small heights तक ही ये water का absorption कर पाता है, ज़्यादा height तक ये water को conduct नहीं कर पाएगा। ज़्यादा height के conduction के लिए कौन से type का absorption होता है? That is the passive absorption in which the main force lies in the shoot, specifically in the leaf, and the force is the transpirational pull. Clear? It can conduct water up to great heights. Even the measurements have revealed कि जो transpirational pull है इसकी वजह से इतना sufficient pressure available होता है कि it can lift the xylem sized water column up to a height of 130 meters. 130 meters तक आसानी से water carry हो सकता है without the utilization of metabolic एनर्जी। तो जो रूट प्रेशर है वो तो एक मॉडेस्ट पुश प्रोवाइड करता है टू द कॉलम ऑफ द वाटर इन द जाइलम, इसीलिए इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द कॉलम ऑफ द वाटर इन जाइलम एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ब्रेकिंग। क्लियर? जबकि हम बात करें ट्रांसपिरेशनल पुल की, तो ट्रांसपिरेशनल पुल बोला है हमने, तो ये एक पुलिंग फोर्स है विच क्रिएट्स अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द वाटर कॉलम इन द जाइलम। उस पर एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करेगा। अब अगर आपको याद हो, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑफ द गार्डन होस, एंड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में आपको मैंने एग्जांपल दिया था सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। इफ यू आर टेकिंग इन अ जूस इन थ्रू अ स्ट्रॉ, आप स्ट्रॉ के जरिए जब आप जूस लेते हैं अंदर तो आप सक्शन करते हैं, उसको सक करते हैं। जब आप सक करते हैं तो क्या करते हैं? एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। क्लियर? और उस जो स्ट्रॉ से जब आप उसको सक करेंगे तो उसमें जो एयर होती है, ठीक है, वो क्या होगी? वो रिमूव हो जाएगी और एक कॉलम जो होता है लिक्विड का वो जो है स्ट्रॉ के अंदर मेंटेन्ड रहेगा। सेम इज द केस हियर। तो रूट प्रेशर तो दे रहा है पुश, और ट्रांसपिरेशन जो है इट इज पुलिंग फोर्स। क्लियर? देन after this you have to remember most accepted theory to explain the ascent of xylem sap is the ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे बेस्ट और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज द ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। बड़े जॉली नेचर के थे ये, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप। इसीलिए इन्होंने हंसते हंसते ये थ्योरी दी थी, जॉली नेचर के थे, तो ये किसने दी है? डिक्सन एंड जॉली ने। अकॉर्डिंग टू इट अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द कॉलम ऑफ द वाटर इन जाइलम ड्यू टू द process of transpiration as I have explained to you. नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपिरेशन ड्रिवन असेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स अपॉन द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहला है कोहेसिव फोर्स, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज अ कोहेसिव फोर्स। देन एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द ट्रैकेरी एलिमेंट्स। ट्रैकेरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रैकेट्स एंड द वेसल्स।
Surface tension, it is the property of the surface of the liquid to resist the external force due to cohesive forces between the water molecule. अब इसको अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं. Suppose this is the trachyry element. Clear? अब यहाँ पर क्या मौजूद है? There are present the water molecules. ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. क्लियर? अब इनके आपस में जो मौजूद होगा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, सपोज दिस वाटर मॉलिक्यूल वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, तो ये क्या है? बाकी सारे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है. दैट इज द कोहेसिव फोर्स. क्लियर? एडहेसिव फोर्स क्या होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इट इज अट्रैक्टेड टू द वॉल. ठीक है, वॉल के साथ जो है ये अट्रैक्टेड रहेंगे, उसके साथ जो है अपन कहते हैं स्टक रहते हैं, तभी तो वाटर लेवल राइज करेगा. तो इसको हम क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स. क्लियर? अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इनके और वॉल के बीच में तो कौन सा फोर्स है? एडहेसिव फोर्स. और इस वाटर मॉलिक्यूल और बाकी के वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स मौजूद है? देयर इज प्रेजेंट द कोहेसिव फोर्स. अब अगर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की ओर बढ़ेगा, राइज करता है, तो ये अपने साथ जितने भी इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं वो भी ऊपर की तरफ राइज करेंगे. क्लियर? इस तरीके से जो है वाटर का कॉलम जो है जाइलम के अंदर वो राइज करता जाएगा. क्लियर? सरफेस टेंशन जो है ये सरफेस पे रहता है. ठीक है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें नीचे की तरफ तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, लेकिन ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है. ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं जो सरफेस है लिक्विड की, इट विल रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो यहां पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन. क्लियर? तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, इट विल प्रोवाइड वाटर विद टू एबिलिटीज. फर्स्ट is the tensile strength and second is the capillarity. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स. ऊपर की तरफ से कौन सा फोर्स आ रहा है? ड्यू टू ट्रांसपिरेशन देयर इज प्रेजेंट द पुलिंग फोर्स, जो इस कॉलम ऑफ वाटर को इन द जाइलम इट विल हेल्प टू राइज. ओके, अब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये क्या प्रोवाइड कर रही है इसको? इट हेल्प टू रेजिस्ट द वाटर कॉलम टू द पुलिंग फोर्स. पुलिंग फोर्स के लिए क्या करती है? रेजिस्ट करती है, ताकि ये वाटर कॉलम आसानी से ब्रेक ना हो. तो आप ध्यान रखना, वाटर कॉलम को मेंटेन करने में, ताकि ये ब्रेक ना हो, दो चीज़ें हेल्प कर रही हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ और रूट प्रेशर. क्लियर? सेकेंड आता है कैपिलैरिटी. अब जो जाइलम एलिमेंट्स हैं, यानी जो ट्रैक्यरी एलिमेंट्स हैं, इनका डायमीटर ज़्यादा नहीं होगा, तो ये थिन कैपिलरीज के फॉर्म में मौजूद रहती हैं, जिसके थ्रू जो है वाटर कॉलम जो है आसानी से राइज अप हो जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशनल पुल. क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशनल पुल एंड द असेंट ऑफ सैप. Now let us understand the concept of transpirational pull and ascent of sap by means of a diagram. Okay, so if we look at the structure of a dicot leaf, this is the upper epidermis, and this is the lower epidermis. Lower epidermis में ही मौजूद रहते हैं stomata. In case of dicot leaf, they are reniform or kidney shaped. There is also present the cuticle. So this is the cuticle. Clear? Then in between the two epidermis there is present the mesophyll tissue. Mesophyll tissue यहाँ differentiated होता है. It consists of the closely packed cells of palisade parenchyma. This is palisade parenchyma,
and loosely arranged cells of spongy parenchyma. So this is the spongy parenchyma, like this. Clear? We have already studied the structure in case of anatomy of leaf. Here is present the vascular bundle. This is the bundle sheath. Then there is present the xylem. And this is the phloem. Clear? Above and below there are present the bundle sheath extensions like this. Now what happens, सबसे पहले तो होता है वाटर का अब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट हेयर. रूट हेयर से अब्जॉर्ब होने के बाद द वाटर कैन फॉलो टू पाथवेज, दैट इज एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे. फाइनली इट रीचेस द जाइलम. जाइलम के अंदर जब वाटर आ जाएगा तो जाइलम के थ्रू जो अपवर्ड कंडक्शन होगा उसमें कौन हेल्प करता है? इट अकर्स थ्रू ट्रांसपिरेशनल पुल. इफ यू लुक एट दिस डायग्राम यू कैन सी दैट द रूट हेयर विच आर द एपिडर्मल सेल एक्सटेंशंस, थ्रू इट द वाटर इज अब्जॉर्ब्ड. Finally, the water is passed through the cortex to endodermis. From endodermis, it will pass through the pericycle, and from pericycle, finally, it will reach to the xylem. अब जाइलम के अंदर जो अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? असेंट ऑफ जाइलम सैप, इट मेनली अकर्स ड्यू टू द ट्रांसपिरेशनल पुल. जिसके लिए क्या प्रपोज करी गई थी? ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी दी गई थी. किसने दी थी? डिक्सन एंड जॉली ने दी थी. जिसके लिए 3 मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वाटर की इंपॉर्टेंट है. कौन सी है? कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स एंड द सरफेस टेंशन, विच प्रोवाइड्स द वाटर with tensile strength and the capillarity. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? एबिलिटी टू रेसिस्ट द पुलिंग फोर्स. एंड कैपिलैरिटी क्या होता है? एबिलिटी टू राइज थ्रू द जाइलम इन द फॉर्म ऑफ थिन कैपिलरीज. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ जब बात कर रहे हैं हम कि भाई वाटर जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है? जाइलम तक पहुँच गया है. अब वाटर जब जाइलम तक पहुँच गया है तो यह जाइलम से कहाँ जाएगा? नाउ इट विल मूव इनटू द intercellular spaces, and from intercellular spaces it will move into the substomatal cavity. This cavity above the stomata, that is substomatal cavity. And because the concentration of water vapor is high here, यहाँ ज़्यादा humidity है in comparison to the atmosphere just outside the leaf. ओके, यहाँ पर वाटर वेपर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है. फाइनली द वाटर वेपर विल मूव आउट थ्रू द स्टोमेटा. क्लियर? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. नाउ एज अ रिजल्ट क्या होगा? एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होगा. फॉर एग्जाम्पल अपने पास ग्लास में जूस है एंड वी हैव अ स्ट्रॉ. तो जब हम जूस को स्ट्रॉ के थ्रू सक करेंगे तो उसमें जो एयर फिल्ड होगी वो हट जाएगी. एंड अ नेगेटिव प्रेशर इज क्रिएटेड इन द स्ट्रॉ ऑन द कॉलम ऑफ द जूस विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रॉ. क्लियर? जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ क्या होगा? मूव करता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ थिन कैपिलरी. सेम इज द केस हेयर. यहाँ पर जब एक बार ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो ये जो जाइलम है, इस जाइलम के अंदर क्या हो जाता है? देयर अ सेक्शन इज क्रिएटेड. क्लियर? अ पुलिंग फोर्स इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन. And that is the negative hydrostatic pressure which creates a tension in the column of the water in the xylem. जो water column है xylem के अंदर, उसके अंदर एक tension create कर देता है जिसकी वजह से ये upward conduct होता रहेगा और इसी को हम क्या कहते हैं? ascent of sap.
So this was all about the transpirational pull and the ascent of sap. Now let us study about the uptake and the transport of mineral ions. देखिए, जब हम जाइलम की बात करते हैं तो इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर, मिनरल्स, hormones and organic nitrogen from the roots to the aerial parts of the plant. Minerals can be absorbed both actively as well as passively. दोनों ही तरीके से मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सारे मिनरल्स हैं वो केवल पैसिवली ही अब्जॉर्ब होंगे। क्यों? इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो मिनरल आयंस हैं दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द चार्ज्ड आयंस। चार्ज आयंस के रूप में ये मौजूद होते हैं और जनरली सॉइल का अंदर इनका जो कंसंट्रेशन है वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू देयर कंसंट्रेशन इन द रूट। सो विल राइट हियर xylem helps in transport of water, minerals, organic nitrogen and hormones from roots to aerial parts of the plant. क्लियर? नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनरल्स कैन बी अब्सॉर्ब्ड एक्टिवली और पैसिवली। दोनों ही तरीके से इनका अब्सॉर्प्शन हो सकता है। All the minerals cannot be absorbed passively. सारे minerals जो हैं passively absorb नहीं हो सकते हैं। Why? Because there are two reasons. Because सबसे पहला तो they are present in form of charged ions in the soil. Clear? So they cannot cross the membrane easily. Second जो आता है, the concentration of ions is generally lower in soil than in the रूट्स। क्लियर? जो रूट होती हैं उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन इनकी जनरली हायर होती है इन कंपैरिजन टू द सॉइल, इसीलिए दे हैव टू मूव फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा मिनरल आयंस का बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो विल राइट हियर most of the ions are absorbed actively utilizing the energy in form of ATP। और इसके लिए क्या मौजूद होते हैं? जो रूट एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में स्पेशल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। सो विल राइट हियर इन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट स्पेशल प्रोटीन्स that helps in active transport of mineral ions. Clear? तो
मेम्ब्रेन जो है रूट एपिडर्मल सेल्स की, वहाँ पर क्या मौजूद होंगे? स्पेशल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं विच हेल्प इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इवन इन द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की जो मेम्ब्रेन होगी तो वहाँ भी प्रोटीन्स होंगे। यहाँ पर कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंडोडर्मिस के मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, एक तरीके से कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करते हैं, बिकॉज they control the type and the quantity of the solute that have to reach the xylem, क्योंकि फाइनली ये कहाँ पहुंचेगा? जाइलम में। ठीक है, तो ये वहीं पर डिसाइड हो जाता है, कंट्रोल जो होगा वो कहाँ पर होगा? एट द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ द एंडोडर्मिस। सो विल राइट हियर the transport proteins in the membrane of endodermis acts as control point. This you have to remember because it decides the quantity and type of solute that reaches xylem, जो कि xylem तक पहुंचेगा। क्लियर? और ये भी अपन जानते हैं कि एंडोडर्मिस के अंदर क्या मौजूद है? कैस्पेरियन बैंड्स मौजूद हैं, जिसके अंदर मेनली सुबेरिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। इसलिए एंडोडर्मिस के थ्रू जो वाटर का फ्लो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज टुवर्ड्स द जाइलम। क्लियर? सो दिस यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द अपटेक ऑफ द मिनरल आयंस। तो हमने क्या देखा? वी हैव सीन हियर दैट जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ water, minerals, organic nitrogen and the hormones from the roots to the aerial parts of the plant। अब हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं मिनरल आयंस की। तो मिनरल आयंस जो हैं दे कैन बी अब्जॉर्ब्ड एक्टिवली और पैसिवली। सारे मिनरल्स जो हैं वो पैसिवली अब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज देर आर टू रीजंस। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज आयंस इन द सॉइल, एंड सेकेंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इज जनरली लोअर इन द सॉइल देन दैट इन द रूट्स। मोस्ट ऑफ द आयंस इसलिए जो अब्जॉर्ब होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्टिवली होंगे अब्जॉर्ब, एंड ऑफकोर्स दे विल यूटिलाइज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। नेक्स्ट हम देखते हैं इन द मेम्ब्रेन ऑफ द रूट एपिडर्मल सेल्स। अब रूट एपिडर्मल जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं दैट हेल्प इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द mineral ions. Even in the endodermis membrane there are present the transport proteins which act as a control point because they will decide the quantity and the type of the solute that reaches the xylem. अभी तक वी हैव स्टडीड अबाउट द अपटेक ऑफ द मिनरल आयंस, और अब हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल आयंस। देखिए, वंस द आयंस दे रीच द जाइलम, अब किसी भी मेथड से पहुंचे हों, चाहे एक्टिव अब्जॉर्प्शन से चाहे पैसिव अब्जॉर्प्शन से, अब इनका जो मूवमेंट होता है अप द स्टेम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट अकर्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम क्यों बोला है अपन ने? क्योंकि यहाँ पर जो ये स्ट्रीम क्रिएट होती है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशनल पुल विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ प्रीवियस लेक्चर। सो लेट अस नोट डाउन दीज पॉइंट्स। सबसे पहला अपन पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर द आयंस रीचेस द जाइलम either through active or passive transport. Now, further conduction up the stem to all the parts of the plant occurs through transpiration stream.
जो कि ट्रांसपिरेशन की वजह से क्रिएट होती है। देन चीफ सिंक ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। अब देखिए जो ये मिनरल एलिमेंट्स हैं इनके चीफ सिंक क्या है? चीफ सिंक मतलब जहां तक इन्हें पहुंचना है, इनके टारगेट, ठीक है, वो क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे? ग्रोइंग रीजन्स होंगे, ठीक है। सो दे आर यंग growing regions like apical and lateral मेरिस्टेम। इसके अलावा हो सकता है यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर्स, fruits and seeds and storage organs। तो अब इनका अनलोडिंग कैसे होता है? ये जो भी मिनरल्स हैं इनका अनलोडिंग कैसे होगा? थ्रू द फाइन वेन एंडिंग्स। जो वेन एंडिंग्स होती हैं उनके थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो होंगे ये अनलोड होते हैं एंड दे आर देन टेकन अप एक्टिवली बाय दीज cells। So we'll write here unloading of minerals occurs by diffusion and they are actively taken up by the cells। So this was all about the uptake and the transport of the mineral ions। यहाँ पर एक और concept आता है that is of the mobile and immobile elements that will study in detail in the chapter mineral nutrition।